ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है और मैं लाइव हूँ हनुमान राम चौधरी का फेसबुक पेज से। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि हम पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के द्वारा जो भी बिल पारित किए गए उनका वर्णन करते हैं और इन बिलों को हम इस आईने में देखते हैं छाया मंत्रिमंडल के रूप में कि क्या ये बिल जनहित में बने हैं या किसी कॉरपोरेट के हित के लिए बने हैं या पार्टी के खुद के या सरकार के अपने हित के लिए बने हुए, चंदा उगाने के लिए भी बने थे। कुछ ऐसे करके ईडी के कुछ ऐसे सुधार हुए थे, उनको भी हम वर्णन करते हैं। तो आज हमारे 5 बिल हैं, लगभग हम 4 या 5 बिलों, बड़े हो तो 1-2 बिल ही लेते हैं। तो 5 बिलों का पहला बिल है हमारा फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। फैक्टरिंग जो है ये क्या है, इस बारे में आपको मैं संक्षेप में कह दूं ताकि इस बिल को समझने में सुविधा आएगी। वैसे ये हित में बना है एमएसएमई के लिए, छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल और मीडियम साइज की जो भी इंडस्ट्री है उनके लिए ये बिल बना था और कोरोना के टाइम में बना था, क्योंकि एमएसएमई की ईएमआई नहीं चूक रही थी तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम अमेंडमेंट करके बनाया कि भाई ऐसे करो। अब आप इसको ऐसा तोलिए कि किसान के लिए क्या सुविधा है और एमएसएमई या इंडस्ट्री या फैक्ट्रियों के लिए, इनके लिए क्या सुविधा है। फैक्टरिंग का मतलब फैक्ट्री से नहीं है। फैक्टरिंग का मतलब है कि एक एनपीएस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाए, वो उस कंपनी का आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करो और उसको उस कंपनी को धंधा दे दिया गया कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो लोन देने का या लिक्विडिटी देने का। यानी बैंक से लोन नहीं लो और इनसे ले लो आप, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। अब किसको लोन दो उसका इन्होंने ढांचा बनाया, वो है एक फैक्टरिंग बिजनेस होता है। फैक्टरिंग बिजनेस किसको कहेंगे कि एक आदमी कोई चीज बना रहा है, छोटा एमएसएमई का कोई प्रोडक्ट बना रहा है और बड़ी कंपनी को भेजता है, तो वहां कई बार पैसे आने में देर हो जाती है, 2 महीने 4 महीने लग जाते हैं, चेकिंग होती है, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो उस तक वो उसका धंधा रुक जाता है। छोटी फैक्ट्री को रुक जाता है, बड़े आदमी को तो फर्क नहीं पड़ता, पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उनका अपना सिस्टम है, वो पूरे लेजर वगैरह तैयार करने के बाद में निकालते हैं। ये सारी स्थिति को हम यदि देखें तो फैक्टरिंग वाला जो है, जो आदमी खरीद रहा, बड़े वाली जो कंपनी है, छोटे कंपनी से बड़े वाला जो माल खरीद सा, उससे इनवॉइस ही ले लेता है। यानी जो परचेज की बाइंग इनवॉइस ही ले लेता है कि भाई तुमने कितना माल लिया है, उस इनवॉइस को अपने पास जमा कर लेता है और उसको पैसे दे देता है छोटे वाले को कि ये पैसे ले ला, जब वहां पे आएगा पैसे तेरे पास आए तब मुझे दे देना और मुझे मेरा कमीशन दे देना। मान लो 2 महीने के लिए पैसे अटके हुए हैं, उसके चेकिंग हो रही है या कोई ट्रांसपोर्टेशन है, क्या जो भी है, तो फैक्टरिंग वाला ये लिक्विडिटी की सुविधा करा देता है। ऐसा किसानों के लिए नहीं है, जैसे खाद कम पड़ गया, बीज कम पड़ गया, तेल कम पड़ गया तो भाई महीने भर के लिए फसल आएगी तो तू दे देना, ऐसा नहीं है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो है इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए और इन लोगों के लिए काम करता है। ये आरबीआई की गवर्निंग सिस्टम से करते हैं। आरबीआई वाला कहता है ठीक है आप पैसा दे दो, नहीं देगा तो उसका हिसाब किताब हम संभालेंगे, देखेंगे इस कंपनी से ले लेंगे या इससे ले लेंगे। ये अच्छा सिस्टम है उनके लिए तो, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। फैक्टरिंग बिजनेस का मतलब ही यही है कि भाई एक बीच में आदमी बैठा है जो गारंटी ले लेता है थर्ड पार्टी से और उसको कहता है भाई तू बता दे कितना माल लिया। वो कह दे मैंने 10,000 करोड़ का माल ले लिया है, अब मैं पैसे मेरे हिसाब से भेजूंगा गिनती विनती होने के बाद में, तब तक छोटे आदमी को वो पैसे 10,000 की जगह 9,000 या ऐसे परसेंटेज है वो दे देता है और बाकी जब पूरे आता है तो उसको करके कमीशन अपना काट के, ब्याज काट के दे देता है। ये है फैक्टरिंग रेगुलेशन। तो इसके अंदर एमएसएमई के काम का है, लेकिन किसानों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। अब दूसरा बिल मैं ले रहा हूं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। यह भी एक अपने आप में अहम बिल है। इस बिल को एक्चुअली तो क्या था कि कोऑपरेटिव का एक लिए किया गया। कोऑपरेटिव की जो बैंक है, चाहे अर्बन बैंक है और चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके लिए है, उनके लिए क्या है वो है
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि अभी अभी अमित शाह जी ने, जैसे पहले हमने वर्णन किया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव खोली, उसमें पैक्स खोले हैं। पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी उसको क्रेडिट देने के लिए इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। पहले क्या होता था कि कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट जो होता था, वो मैनेजमेंट तो इनका खुद का होता था और पैसे का लेन देन वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार करते थे, लेकिन आरबीआई के डायरेक्ट इतने टच में नहीं थे, मैनेजमेंट के अंडर में थे। अब इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर यह कर दिया कि भाई तुम लोग जो पैसा दे, कोऑपरेटिव बैंकों को कह दिया कि तुम आरबीआई के अंडर में आ जाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं वो भी हमारे अंडर में रहेंगे, गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। इस बात को लेकर के इन्होंने बैंकिंग का, कोऑपरेटिव का जो पूरा ढांचा था बैंकिंग सिस्टम का, पहले अलग थलग था। आरबीआई की गाइडलाइन तो थी, लेकिन मेन बोर्ड जो था इनका, या इनको संचालन करने वाले लोग थे, वो कोऑपरेटिव के लोग थे। चाहे स्टेट की है तो स्टेट कोऑपरेटिव के थे, और सेंटर की होती थी तो सेंटर के कोऑपरेटिव के होते थे। लेकिन अब चूंकि इन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया, चोटी हाथ में ले ली सारी कोऑपरेटिव बैंक की, सेंटर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इनके होंगे और आरबीआई का कंट्रोल होगा, लोनिंग होंगे या कैसे होंगे कोऑपरेटिव का, वो कवर करेंगे। यानी जैसे अपनी बैंक ये जो कॉमर्शियल बैंक है, इसी पैटर्न पर कोऑपरेटिव बैंक को कर दिया, थोड़ा बहुत उसमें मामूली फर्क रखा। उसी तरह से ऑडिट होना, उसी तरह से सिस्टम होना, और एक फंड रख दिया 5,000 करोड़ का, ऐसा कुछ फंड है जो इनको कोऑपरेटिव वालों को दे करके। और अमित शाह जी कोऑपरेटिव के मार्फत पूरा ढांचा जमाना चाह रहे हैं। आपके अनाज को खरीद करके गोदामों में भरने के लिए, या आपको कोई ऐसे मतलब यूँ समझो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर इनको लोन देंगे। गांवों के अंदर कोऑपरेटिव का ढांचा है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो है उनका अपना रूल्स रेगुलेशन इनका अलग है, और एचडीएफसी इनके अलग है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन इनके अलग है। तो नॉन बैंकिंग वाला मैंने जैसे बताया फैक्टरिंग के लाइन के अंदर, और आप यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा अभी, और आप उस पर मेरा पेज है उस पर भी देखना। तो बैंकिंग के अंदर ये रेगुलेशन किया गया कि बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंकों की नखेल डाल करके और अमित शाह जी ने अपने अंडर में ले लिया। ये आपका दूसरा बिल हुआ। तो अब ये फायदा नुकसान ये है कि भाई राज्यों का पावर था वो छीन लिया, राज्य की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनके पावर छीन लिए, और सेंटर का पावर हो गया, और सिस्टम भी अपने हिसाब से, इनका डायरेक्टर वगैरह वो इनके हिसाब से हो गए। तो ये एक दूसरा बिल हो गया। तीसरा बिल और चौथा बिल दोनों कॉमन ही है। वो द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर अमेंडमेंट बिल 2020, और द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020। यानी मिनिस्टर का तो पेंशन है नहीं, बाद में बनेगी तब होगा। एमपी की पेंशन मिलने वाले जो हारा हुआ भी है उसको, और जो एमपी जो हैं अभी उनको जो सैलरी मिल रही है या अलाउंस मिल रही है, उन सब का पैसा पीएम केयर फंड के लिए आपदा में अवसर ढूंढा मोदी जी ने, इनका पैसा वहां जमा कर दिया। और प्रधानमंत्री का जो फंड था, इनका एमपी कोटा, एमपी लेड का जो फंड था, उसको भी इन्होंने इस बिल के अंदर कह दिया कि भाई अभी आप जमा करा दो, वैक्सीन बना रहा वगैरह, देश के अंदर संकट आ गया, ऐसा माहौल करके, और एमपी से और इनसे आपके मिनिस्टर से और जिनको पेंशन मिल रही है उन सब का पैसा है जो पीएम अब ये इलेक्ट्रोल फंड का जो गोरख धंधा है, इससे भी तगड़ा गोरख धंधा एमपी फंड है, पीएम फंड है, पीएम केयर का फंड है, उसका ऑडिट नहीं हो सकती, उसके अंदर आप आरटीआई नहीं लगा सकते, उस फंड को कोई नहीं देख सकता। ये भी अब मोटा मोटा अब ये इलेक्ट्रोल फंड के बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा मैटर, और जब प्रधानमंत्री का केयर फंड है उसको अंदर प्रधानमंत्री के सिवाय कोई झांक के देख नहीं सकता। तो इस तरह से इन्होंने ये दो बिल बना करके इन एमपी वगैरह को ले लिया। अब तो शायद वापस वो कोरोना जब खत्म हुआ था 20 में पास किया था, उस टाइम का ये कहानी है। उस टाइम इन्होंने बहुत बिल बनाए, और किसानों वाले 3 बिल भी उसमें बनाए, कई सारे ऑर्डिनेंस बनाए, एमएसएमई का बनाया, सीतारमन जी ने बहुत ही 5 का इसमें बजट दे दिया, 21 लाख करोड़ का दिया इन्होंने 8 लाख करोड़, और लेकिन वो कैलकुलेशन फिट बैठा दी और कह दिया कि ये बजट दे रहे हैं, किसानों भी का 1 लाख करोड़ हम आपको दे रहे हैं, दिया किसी को देला ही दी, और आपदा में अवसर के नाम से ये पैसे इकट्ठे कर दिए, पीएम केयर फंड बना दिया, और वो सारा जो है अभी तक वो लटका पड़ा है। किस तरीके से सरकारें चलती है
ये आम आदमी के नॉलेज की बात है, इसलिए मैं अपनी मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, और मैंने 10 साल में जो भी कलेक्शन किया है संसद की एकल लाइन सुन के उनसे, और कई मेरे पास में जैसे IQ स्टडी, दृष्टि IQ, उनसे थोड़ी सी हेल्प लेना हूँ और उसके हिसाब से आपके बीच में ये रखना हूँ। तो 4 बिल हो गए। 5वां बिल है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट। ये भी कोरोना के टाइम हुआ। कुछ लोग जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो कहीं मुसलमानों के मोहल्ले में गए, वहाँ लड़ाई झगड़े हो गए कर गए, तो इन्होंने बिल बना दिया कि इतने साल की 3 साल की सज़ा होगी, ये ज़्यादा होगा तो उसमें 5 साल की सज़ा होगी। वो इसलिए स्वास्थ्य कर्मी जाते थे सर्वे अर्वे करने के लिए, किसको कोरोना है किसको नहीं है, वैक्सीन के लिए देखने के लिए, तो उस टाइम ये बिल बना दिया। ये 5 बिल आपके सामने हमने आज रखें, और आप यूट्यूब चैनल से को भी सब्सक्राइब कर दिए। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से यूट्यूब चैनल है, और ये जो है आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। मेरा हनुमान राम चौधरी का जो फेसबुक पे है, लोग हैं उनको जुड़े हुए हैं, उनको भी और आपको, और ट्विटर पे ऊपर भी मेरा आपको अपलोड मिलता है। तो लोगों तक बात पहुँचे इसके लिए आप शेयर करें, और कल फिर 4-5 बिलों को लेकर के आपके बीच में हम 1 जून तक बताएंगे कि मोदी सरकार के बिल बनाए, किन के काम के बनाए, क्या उनके किसको फायदा रहा, किसको नुकसान रहा, किस तरीके से हुआ। जैसे अब सरकार के लिए हो गया PM केयर फंड, सारे सांसदों के तनख्वाह वनका सारी जमा कर ली, CSR फंड जमा कर लिया, इनको वो जो MP लेड फंड था वो जमा कर दिया, हिसाब किताब शून्य। धन्यवाद। कल मिलेंगे 11:22 पे, शुक्रवार को। शनिवार रविवार को हमारी छुट्टी रहती है, सोमवार को। और आप इसको जरूर देखिए, यूट्यूब चैनल पे भी जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।